हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 के जीएस पेपर के डिस्कशन को। हमने 2020 का बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया है, उसके साथ ही 2013 और 14 में हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे वे से। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, साथ ही में किस प्रकार से डिस्कशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है उसको भी आप जरूर हमारे साथ शेयर करना। 2021 के बाद यूपीएससी ने एक चीज़ की है, जो सेक्शन होते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, उन सेक्शन को अलग से अच्छे से सेग्रीगेट कर दिया है। तो आज जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें बेसिकली इकोनॉमी के प्रश्न ही है। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हमारा इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा पोर्शन का रिवीजन होगा, आप बस वीडियो के साथ बने चलिए। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तीसरा है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। इन तीन कथनों में से कौन सा सही है वो हमें देखने हैं। बहुत ही बेसिक आरबीआई का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम लॉजिक से कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। अगर संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान होता तो लक्ष्मीकांत के अंदर हम कहीं ना कहीं आरबीआई को पढ़ लेते। क्या हम लक्ष्मीकांत के दौरान कहीं ना कहीं आरबीआई को पढ़ते हैं? बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। यानी कि संविधान में इस प्रकार की बात नहीं की गई होगी। अगर होती तो लक्ष्मीकांत में कहीं ना कहीं हम पढ़ लेते, लेकिन हम कहीं नहीं पढ़ते लक्ष्मीकांत में। इससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है गलत। दूसरा गलत होती है, आंसर सी सीधा आ जाता है। पहला पॉइंट है जिसमें कहा गया है केंद्र सरकार है वो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति करता है, एकदम सही है। तीसरा है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, ये भी सही बात है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है वो भी आरबीआई अधिनियम 1934 ही देता है यहाँ पर, इसलिए दूसरा पॉइंट हो जाता है गलत। अब आरबीआई के बारे में हम देख लेते हैं। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी निजी बैंक के रूप में, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसकी सिफारिश की थी हिल्टन यंग आयोग ने। 1949 में इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। सीडी देशमुख है वो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। किसके? आरबीआई के। आरबीआई का पहले मुख्यालय था वो था कोलकाता, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय चेंज करके कर दिया मुंबई। इसके कार्य क्या है? मौद्रिक नीति का निर्माण करना, कार्यान्वयन व निगरानी करना। इसको तो हम पहले बहुत बार देख चुके हैं कि मौद्रिक नीति का जो निर्माण करता है वो आरबीआई करता है। वित्तीय प्रणाली का नियामक व पर्यवेक्षक, वित्तीय प्रणाली के अंदर जो मनी सप्लाई को देखने का काम भी आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, किस अधिनियम के तहत? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 99 के तहत। मुद्रा को क्या करता है? जारी करता है। इसमें एक बात है कि 1 रुपये का नोट व सिक्के होते हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, और बाकी जितने भी जो नोट होते हैं वो कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। जबकि मुद्रा का जो प्रचलन है, चाहे वो सिक्के हो या फिर नोट हो, उन सब का कौन करता है? आरबीआई ही करता है। प्रचलन में आरबीआई लाने का काम करता है इसको। भुगतान व निपटान प्रणाली का नियामक व पर्यवेक्षक है। सरकार और बैंकों का बैंकर है, यानी कि सरकार को पैसे चाहिए तो कौन पैसे देगा? आरबीआई देगा। और अगर बैंकों को भी पैसे चाहिए होते हैं तो भी आरबीआई के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए। तो ये सरकार का व बैंकों का बैंकर है। 2016 में एमपीसी की स्थापना की गई। एमपीसी का काम है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। इसका मुख्यालय मुंबई में। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ का? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। आरबीआई के अंतर्गत कुछ कंपनी भी काम करती है जो आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व में है। वो कौन सी है? एक तो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। ये डीआईसीजीसी है, यही क्या करता है? किसी व्यक्ति के किसी अकाउंट में जो पैसे जमा होता है उनके लिए क्या करता है? बीमा का काम करता है। हाईएस्ट कितने पैसों तक बीमा करता है ये? 5 लाख तक का। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई बैंक डूब जाता है तो किसी व्यक्ति के पैसे जमा है तो 5 लाख तक के पैसे उस व्यक्ति को वापस मिल जाएगा, और इसकी गारंटी कौन देता है? ये डीआईसीजीसी देता है। पहले 2 लाख था, अब बढ़ाकर कर दिया 5 लाख। याद रखना इसको। दूसरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यह जो नोट है उनको छापने का काम करता है। तीसरा रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चौथा है भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं। करेंसी नोट छापने के लिए भारत में कुल 4 प्रेस है। एक है नासिक में, देवास में, मैसूर में और सालबोनी में। नासिक और देवास वाली जो प्रेस है वो भारत सरकार के स्वामित्व में आती है, जबकि सालबोनी और मैसूर की जो प्रेस है वो आती है आरबीआई के स्वामित्व में। सालबोनी कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर। आरबीआई है वो कुछ रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। इसमें वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये अर्धवार्षिक आधार पर जारी होती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है वो जारी करता है आईएमएफ, जबकि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है आरबीआई। मौद्रिक नीति रिपोर्ट, डिजिटल भुगतान सूचकांक, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, ये सब जारी करता है आरबीआई। वर्तमान गवर्नर इसके कौन है? शक्तिकांत दास हो गए। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य हैं प्रत्येक 5 वर्ष में आरबीआई से परामर्श करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। टारगेट है वो कौन निर्धारित करता है?
भारत सरकार करती है, लेकिन उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? एमपीसी यानी कि आरबीआई करता है। 2 से 6% के बीच इन्फ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमत बढ़ना। तो कीमत कितनी बढ़नी चाहिए? 2 से 6% के बीच बढ़नी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाती है 3 तिमाहियों तक, तो जो एमपीसी है उसको जवाब देना पड़ता है सरकार को कि भाई क्यों विफल हो गई वो इसको मेंटेन करने में। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 के अंतर्गत सरकार आरबीआई को जनहित में निर्देश दे सकती है। जो दूसरा पॉइंट था जिसमें संविधान लिखा हुआ था वो है, उसकी जगह है आरबीआई एक्ट 1934। ये हो गया आरबीआई से संबंधित सारी जानकारी। चलते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनियत मजदूर कौन होते हैं? अनियत मजदूर वे मजदूर होते हैं जो अस्थायी अनुबंध पर काम करते हैं, साथ ही में जिसके पास लाभ के लिए सीमित अधिकार होते हैं और रोजगार की सुरक्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है, वो होते हैं अनियत मजदूर। यानी कि जिसके पास रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है और जिसके पास जो लाभ होते हैं, पेंशन के लाभ हो गए या फिर अन्य जो सर्विस लाभ मिलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, उसे बोलते हैं अनियत मजदूर। उसके संदर्भ में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है उसको हमें यहाँ पर देखना है। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, हम 3 पेपर कर चुके हैं और चौथा कर रहे हैं, इसमें से सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लगा है तो मुझे ये लगा है। यहाँ पर मैंने जितने भी कोचिंग के आंसर देखे इसके अंदर, सब में आंसर क्या है? सी है, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर बी माना है, यानी कि इसका पहला स्टेटमेंट को गलत माना है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये प्रश्न है क्या। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, हालांकि तीनों कथन सही है। अब हम एक बार जो बेसिक है उसको जान लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, यानी कि ये बात करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात कौन करता है? ईपीएफओ। तो ईपीएफओ से संबंधित ये प्रश्न है, तो ईपीएफओ की कार्यवाही को हम एक बार जान लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ, यह संस्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वापस से इस पर प्रश्न कर सकता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए यहीं पर। यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध अधिनियम 1952 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। यह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी सभी योजनाओं का प्रशासन एक त्रिपक्षीय बोर्ड, जिसमें कौन कौन होता है? सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी, ये 3 पक्ष होते हैं, द्वारा किया जाता है। और इस त्रिपक्षीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री। ईपीएफओ के तहत 3 योजनाएं चलती हैं, उसमें से एक योजना का प्रश्न यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, जो अभी हम देख रहे थे। पहली योजना क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि योजना। इस योजना के तहत क्या होता है? कोई कर्मचारी काम करता है तो हर महीने क्या होता है? कुछ पैसा कटता है। जब आदमी रिटायर होता है 60 की एज के बाद या 58 की एज के बाद, तो उस समय उसको एक मुश्त पैसा मिलता है। जब कोई बंदा रिटायरमेंट होता है तो उसके लिए यह योजना है कर्मचारी भविष्य निधि योजना। इसमें सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि दी जाती है। दूसरी है कर्मचारी पेंशन योजना, नाम से समझ आ रहा है, यानी कि कर्मचारी की पेंशन से संबंधित योजना है। जब रिटायर हो जाता है उसके बाद प्रत्येक महीने जो पैसा मिलता है उसे पेंशन बोलते हैं। तीसरी है कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना 1976। ये योजना है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ क्या मिल सके? वित्तीय सहायता मिल सके, उसके लिए योजना लेके आए थे। कर्मचारी की मृत्यु पर फैमिली को वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना को लाए गए थे। ईपीएफओ पारस्परिक आधार पर अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। किसी अन्य देश के साथ कोई सामाजिक सुरक्षा समझौता हो रहा है तो उसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? वो है ईपीएफओ। अब हम यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना को जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ईपीएस, इस योजना में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान किया गया है। पहली बात क्या है? संगठित क्षेत्र के लिए यह लागू है। इस योजना का लाभ तब भी उठाया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान की हो किसी क्षेत्र के अंदर या किसी कंपनी में, जो कि क्या हो? संगठित क्षेत्र वाली कंपनी हो। अब एक दूसरी योजना कौन सी थी? कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 वाली, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ईपीएफ। ईपीएफ योजना के तहत क्या होता है? नियोक्ता कौन होता है? जो कंपनी का मालिक होता है वो नियोक्ता होता है, यानी कि जो कंपनी पर किसी कर्मचारी को रख रहा है, नियोक्ता नियुक्त करने वाला। तो ईपीएफ के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी की वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। यानी कि कोई बंदा है उसका वेतन है 100 रुपये पर मंथ, तो इसमें 12 रुपये कौन जोड़ेगा? जो कर्मचारी खुद है वो, और 12 रुपये साथ में कौन जोड़ेगा? नियोक्ता। वेतन के अतिरिक्त ये 100 रुपये हैं, इसमें उसको व्यक्ति को 88 रुपये मिल जाएंगे और 12 रुपये वो किसमें कटाएगा? ईपीएफ के तहत कटाएगा। और 12 रुपये कौन जोड़ेगा साथ में? जो नियोक्ता है वो जोड़ेगा।
ठीक है। कर्मचारी का जो पूरा हिस्सा होता है, जो 12 रुपये उसने जोड़े, वो पूरा हिस्सा किस में चला जाता है? ईपीएफ में चला जाता है। नियोक्ता ने कितने 12 रुपये जोड़े, तो नियोक्ता के 12 रुपये का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, और बाकी का जो बच गया है 3.67%, ये हिस्सा हर महीने ईपीएफ में जाता है। यानी कि ईपीएस के तहत जो भी पैसा आता है वो किसकी ओर से आता है? वो नियोक्ता की ओर से आता है। अब इसमें अंतर जान लेते हैं कि ईपीएफ और ईपीएस में अंतर है क्या। यहाँ पर अभी हमने देखा था वही है कि योजना में योगदान कितना होता है ईपीएफ में? नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का मूल वेतन प्लस डीए का 12%, और ईपीएस में चला जाता है नियोक्ता के अंशदान का 8.33%। कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता है। अंशदान सीमा क्या है? ईपीएफ के तहत कोई विशेष सीमा नहीं है, वेतन प्रतिशत पर आधारित है, लेकिन ईपीएस के तहत सीमा है 15,000 प्रति माह की वेतन सीमा के आधार पर। एप्लीकेबिलिटी क्या है? संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपये प्रति माह तक वेतन वाले सभी कर्मचारी, लेकिन अन्य लोग भी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। किसमें? ईपीएफ में। 15,000 तक सैलरी वाले तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन 15,000 से अधिक वाले अपनी स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। और ईपीएस के लिए क्या है? प्रति माह 15,000 तक कमाने वाले कर्मचारी के लिए अनिवार्य है ये ईपीएस। निकासी की क्या व्यवस्था ईपीएफ में? सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या बेरोजगारी के बाद एक मुश्त निकासी की अनुमति देता है, यानी कि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है उसके बाद पूरा पैसा एक साथ निकाल सकता है। लेकिन ईपीएस के तहत क्या है? केवल विशिष्ट परिस्थिति में ही निकासी की अनुमति है, आमतौर पर सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूप में। जो पैसा जमा होता है उस पर ब्याज की क्या व्यवस्था है? पैसा जमा हो रहा है तो उसमें ब्याज तो मिलेगा ही, जैसे हम बैंक के पास पैसा जमा करते हैं उसमें भी क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या पैसा जमा हो रहा है, इसमें ब्याज की क्या व्यवस्था है? ईपीएफओ द्वारा घोषित वार्षिक ब्याज वार्षिक आधार पर संयोजित होती है। किसमें? ईपीएफ के तहत। जबकि ईपीएस में क्या है? यह पेंशन योजना है, इसलिए इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। और ईपीएफ के तहत जो भी पैसे होते हैं वो कर छूट के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो पेंशन योजना है उसके पैसों पर कर लगेगा ही लगेगा, वो टैक्स स्लैब में आते हैं। प्रश्न आ सकता है कभी यूपीएससी पूछ दे ईपीएफ और ईपीएस में अंतर क्या है। बेसिक जानकारी है, ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में भी खूब रहता है और इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट था, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, ये हालांकि पॉइंट है सही। 2020 में क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि नियोक्ता संविदा और स्थायी कर्मचारी के बीच अंतर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं या फिर अनियमित मजदूर होते हैं वो भी क्या होते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ के हकदार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि क्या है? एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। तो इस सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने के लिए जो अनियमित मजदूर होते हैं वो भी हकदार हैं। इसलिए सभी कोचिंग्स ने इस पहले पॉइंट को सही माना था। यूपीएससी ने क्यों इसको गलत माना पता नहीं। मैंने जो आइडिया लगाया है शायद मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जो इंटर्न होते हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, इंटर्न को किसी भी प्रकार की जो कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए शायद इस पहले पॉइंट को गलत मान लिया होगा। शायद बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरे को। तो इसका आंसर है कोचिंग के अकॉर्डिंग डी, यूपीएससी के अकॉर्डिंग बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आर्थिक वृद्धि के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। अब ये आ गया इकोनॉमी का बेसिक प्रश्न। यहाँ पर क्या कहा गया है? आर्थिक मंदी है। आर्थिक मंदी का मतलब क्या है? मार्केट में पैसा क्या है? कम है। मंदी तभी आई। मंदी कब आती है? जब मार्केट के अंदर मांग कम हो जाती है। अगर मांग अधिक होती है तो प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। प्रोडक्शन किसी देश में है तो मंदी वहां पर बिल्कुल नहीं है। मंदी का मतलब क्या है? देश के अंदर उत्पादन कम हो गया है। उत्पादन कम क्यों हुआ है? क्योंकि मांग कम है। और मांग कम क्यों हुई है? क्योंकि मार्केट में पैसा कम है। ये है मंदी का रीजन। तो अब आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? यानी कि आर्थिक मंदी से देश को बाहर निकलना है तो सरकार क्या करेगी? मार्केट में पैसा डालेगी। यानी कि बाजार में पैसा आएगा तो क्या आएगा? तो क्या होगी? मांग बढ़ेगी। और मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो मंदी दूर चली जाएगी। बस बेसिक सी बात है। अब यहां पर देखिए पहला ऑप्शन, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। यहां पर बात कर रहा है कर की दरों में कटौती होगी लेकिन ब्याज दरों में वृद्धि होगी। ब्याज दरों में वृद्धि होने से क्या होगा? पैसा कम मार्केट में आएगा, क्योंकि पैसा लेना महंगा है बैंक से, क्योंकि वहां पर ब्याज का भुगतान अधिक करना पड़ रहा है। अगर ब्याज सस्ता होगा किसी बैंक के पास तो सभी लोग कहां पर जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे और पैसे ले लेंगे, जिसके कारण मार्केट में क्या हो जाएंगे? पैसे आ जाएंगे, जिससे डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ब्याज दरों में वृद्धि करना। ब्याज दरों में वृद्धि नहीं करनी, ब्याज दरों में कमी करनी है। कर की दरों में कटौती कर रही तो बस सही बात है, लेकिन ब्याज की दरों में क्या करनी है? कमी करनी है। तीसरा पॉइंट है कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज की दरों में कमी करना। यहाँ पर उल्टा हो गया पहले पॉइंट का। यहाँ पर कहा था कर की दरों में कटौती, यहाँ पर कहा है कर की दरों में वृद्धि। कर की दरों में वृद्धि कर देंगे यानी कि अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया। तो अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने से क्या हो जाएगी? महंगाई हो जाएगी। साथ ही के अंदर प्रत्यक्ष कर बढ़ गया, यानी कि किसी व्यक्ति की आय है 100 रुपये, उस पर पहले कर था 1% यानी कि 1 रुपये का। अब कर बढ़ा के क्या कर दिया? 10% कर दिया। यानी कि अब आदमी के पास 90 रुपये खर्च करने के लिए बचे, पहले 99 थे। यानी कि अब मार्केट में पैसे क्या हो रहे हैं? 90, यानी कि कम हो रहे हैं।
तो कम थोड़ी करने, कर की दरों में कमी करनी है। चौथा है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना, व्यय में कमी थोड़ी करनी, व्यय बढ़ाना है ताकि मार्केट में पैसा आ सके, जिसके कारण क्या हो, डिमांड क्रिएट हो, डिमांड क्रिएट होने से मंदी दूर चली जाएगी। अब बी पॉइंट देखिए, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, वृद्धि करेंगे क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा, जिसके कारण क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो मंदी दूर चली जाएगी। आंसर होता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ रही सकती है यदि अन्य सभी चीजें हैं उसको आपको साइड में कर देनी है। यहां पर जो 4 पॉइंट दिए गए हैं उनके आधार पर सोचना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इकोनॉमी के जो अब प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले, जिसमें एक अच्छी बात क्या है, अगर हमारे को फैक्ट याद नहीं है, डेटा याद नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे ऐसे क्वेश्चन इजीली सही हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। अब बाजार मांग कब बढ़ेगी, जब मार्केट में क्या होगा, पैसा होगा या फिर चीजें सस्ती हो जाएगी। यहाँ पर पहला पॉइंट है इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। स्थानापन्न वस्तु कौन सी होती है या फिर सब्स्टिट्यूट आइटम कौन सा होता है कि जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु के स्थान पर किया जाता है, यानी कि कोई वस्तु हमें अगर नहीं मिल रही है उसकी जगह हम दूसरी वस्तु का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, उसकी स्थानापन्न वस्तु है। समझते हैं, जैसे चाय की जगह क्या कर सकते हैं, कॉफी, ये इसकी स्थानापन्न वस्तु होगी। बियर का एग्जाम्पल लेते हैं हम कि बियर की ब्रांड आती है कौन कौन सी, एक हो गई किंगफिशर और दूसरी हो गई टूबॉग। इन दोनों की ऐड तो आपने सुनी होगी, तो ये दोनों क्या है, बियर की ब्रांड है। तो जैसे किंगफिशर की क्या है, प्राइस बढ़ गई, इसकी प्राइस बढ़ गई, जैसे पहले ये 100 रुपये मिल रही थी और अब इसकी प्राइस बढ़ के होगी 200 रुपये, लेकिन टूबॉग है उसकी प्राइस है 120 रुपये। तो लोग किंगफिशर की प्राइस बढ़ने पर किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टूबॉग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि टूबॉग है इसकी क्या होगी, मांग बढ़ गई। ये हो गया कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत वृद्धि होने से जो दूसरी वस्तु है उसकी मांग बढ़ेगी। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, किस वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती, तो पहला पॉइंट तो हो गया सही, क्योंकि स्थानापन्न वस्तु महंगी हो गई तो व्यक्ति दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कॉफी और चाय का हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है कोक और गन्ने का, ये क्या है, स्थानापन्न वस्तु है। दूसरा पॉइंट क्या था, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। पूरक वस्तु कौन सी होती है, वह वस्तु जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ संयोजन में किया जाता है, यानी कि उसके बिना उसका दूसरे का काम चलेगा नहीं, ये होगा पूरक वस्तु। जैसे कि जो बिना इलेक्ट्रिक वाली कारें होगी उनके लिए पेट्रोल या डीजल, वो क्या उसके लिए पूरक वस्तु होगी, उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं। तो अब पूरक वस्तुएं यानी कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो लोग कार खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लोग क्या करेंगे, सार्वजनिक परिवहन होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कार की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। तो दूसरा पॉइंट जाता है गलत, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है, यहाँ पर मांग कम होगी, बढ़ेगी नहीं, यानी कि दूसरा गलत होने पर 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, पहला सही था। तीसरा पॉइंट है वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, यानी कि पहले कोई बंदा 50,000 रुपये कमाता था, अब बंदा कमा रहा 1 लाख, तो अब इसकी सैलरी ज़्यादा होने पर अब ये अच्छी वस्तुएं परचेज करेगा, ना कि खराब किस्म की या घटिया किस्म की, यानी कि घटिया किस्म की जो वस्तुएं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। यानी कोई बंदा था वो क्या करता था, लोकल जूते पहनता था, अब इसकी क्या है, सैलरी बढ़ गई, तो अब ये कहाँ चला जाएगा, ओरिजिनल जूतों की तरफ, यानी कि घटिया किस्म की जो जूते हैं वो नहीं खरीदेगा, सीधी सी बात है। तो तीसरा हो जाता है गलत, तीसरा गलत होने पर आपका आंसर सीधा आ जाता है ए। चौथा प्रश्न है इसकी कीमत घटती है, हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था कि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ती ही है। जैसे कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल आती है, उसके दौरान उस टाइम क्या होता है, सभी जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत घटती हैं, तो उस दौरान जो आईफोन खरीदने की या फिर जो आईपैड खरीदने की जो दर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कीमत घटती है तो मांग भी बढ़ती है, जनरल सी बात है। तो आंसर ए, बहुत ही सिंपल प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। यहाँ पर पहला पॉइंट गलत है, राज्य सरकार द्वारा नहीं, आरबीआई द्वारा जो स्थापित मंडल वगैरह होते हैं उनके द्वारा पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, हालांकि आरबीआई द्वारा इनका क्या होता है, विनियमन होता है। दूसरा है वे इक्विटी शेयर और अधिमान्य शेयर जारी कर सकते हैं, ये पॉइंट एकदम सही है, सहकारी बैंक है, बैंक का दर्जा है इनको, तो ये क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर और अधिमान्य शेयर जारी कर सकते हैं। अब ये होते क्या, उनको हम जानते हैं। तीसरा पॉइंट है उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था, यह पॉइंट भी सही है। तो आंसर यहाँ पर होता है बी, पहला पॉइंट गलत है, हालांकि पहला पॉइंट गलत होते ही सीधा आपका आंसर मिल जाता था, और पहला पॉइंट बहुत ही जनरल पॉइंट था, अगर बाकी की पॉइंट आपको टफ लगे तो।
सहकारी बैंक कौन से होते हैं? ये वित्तीय संस्थान जो अपने सदस्यों के लिए सहयोग और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये संबंधित राज्य द्वारा पारित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित और पंजीकृत होते हैं। नाबार्ड भारत में सहकारी क्षेत्र का सर्वोच्च निकाय है। शासकीय अधिनियम कौन सा है? सहकारी समिति अधिनियम 1904। सहकारी बैंक दो प्रकार के हो गए, एक तो ग्रामीण सहकारी बैंक, एक शहरी सहकारी बैंक। यहाँ पर प्रश्न में शहरी सहकारी बैंक के बारे में पूछा गया था। ग्रामीण सहकारी बैंक तीन प्रकार के हो गए, राज्य सहकारी बैंक, जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियाँ जो ग्रामीण क्षेत्र पर होती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में जो तीसरा स्टेटमेंट था वो यहाँ पर लिखा गया है। ये मैंने आरबीआई की ऑफिशियल साइट से स्क्रीनशॉट लिया था। 1 लाख रुपए की चुकता शेयर पूंजी और रिजर्व वाले बड़े सहकारी बैंकों को 1 मार्च 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया और उन्हें रिजर्व बैंक की निगरानी के दायरे में लाया गया। यानी कि वे किसकी निगरानी में है? रिजर्व बैंक की निगरानी में है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के बारे में बात हो गई और तीसरे पॉइंट के बारे में भी बात हो गई है। आगे कहा गया है बैंकिंग से संबंधित कार्य जैसे लाइसेंसिंग, परिचालन का क्षेत्र, ब्याज दरें आदि आरबीआई द्वारा शासित होने थे और पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, परिसमापन आदि राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे या होने थे। शहरी सहकारी बैंक दोहरे विनियमन वाली संस्थाएं हैं। इनका विनियम राज्य की सरकार के पास भी है और किसके पास है? आरबीआई के पास भी है। तो ये क्या हो गए? दोहरे विनियमन वाली संस्थाएं हैं। यूसीबी को केवल राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्ड द्वारा ही विनियमित नहीं किया जाता है, बल्कि आरबीआई और सहकारी प्राधिकरण दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसलिए कथन एक गलत हो गया था। शहरी सहकारी बैंक सरकारी संस्थाएं हैं और वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकती हैं। और तीसरा पॉइंट उसको हमने अभी देख लिया है। अब यहाँ पर वर्ड है इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर, उसको देख लेते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है? ये व्यापार योग्य प्रतिभूति होती है। प्रतिभूति क्या होती है? प्रतिभूति एक वित्तीय लिखत होती है। ये व्यापार योग्य प्रतिभूति होती है जो निगमों द्वारा जारी की जाती है। यह धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करती है। यानी कि इसमें क्या होगा? स्वामित्व अधिकार मिलेगा। इक्विटी में जो स्टॉक मार्केट से हम शेयर खरीदते हैं वो क्या है? इक्विटी शेयर ही होते हैं, जिसके कारण हमें कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है क्योंकि कंपनी का हमने उतना % खरीद लिया है। इन पर लाभांश दिया जाता है। अब कंपनी के हम क्या है? भागीदार हैं, तो कंपनी के भागीदारों को क्या मिलेगा? लाभांश ही मिलेगा। जो कंपनी लाभ कमाएगी उसका कुछ हिस्सा किसको मिलेगा? अन्य जो कंपनी के ऑनर है उनको मिलेगा। कंपनी विक्रय बंद होते समय कंपनी की संपत्ति पर अंशधारियों का अंतिम दावा होता है। यदि कंपनी डूब जाती है, कंपनी का पैसा बर्बाद हो जाता है, तो जो कंपनी के शेयर धारक हैं या अंशधारक हैं उनका दावा अंतिम होगा। यानी कि पहले जो अन्य क्षेत्र वाले लोग हैं उनके भुगतान किया जाएगा। लास्ट में जो पैसे बचेंगे वो किसके पास आएंगे? अंशधारियों के पास आएंगे। वरीयता अंश क्या होते हैं? ये कुछ वरीयता वाले होते हैं, होते ये भी अंश ही है या विशेष प्रकार के अंश होते हैं जो धारकों को सीमित स्वामित्व अधिकार प्रदान करते हैं। इनके पास स्वामित्व अधिकार क्या होगा? सीमित होगा। किसके पास? वरीयता अंश वाले लोगों के पास। अर्थात वोटिंग अधिकार इनके पास नहीं होते, जबकि इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इन्हें सीमित या पूर्व निर्धारित लाभांश मिलता है। सीमित लाभांश मिलता है। अब कंपनी यदि अधिक प्रॉफिट कमा लेती है तो उसका ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? उनका लाभ मिलेगा इक्विटी शेयर धारकों को, वरीयता धारकों को नहीं। यदि कंपनी ज़्यादा लॉस में चली जाती है तो उसका घाटा भी किसको होगा? इक्विटी शेयर धारकों को। इनको तो इनका क्या है? सीमित या पूर्व निर्धारित लाभांश मिलता है। लाभांश वितरण व कंपनी की संपत्ति पर उन्हें शेयर धारकों से वरीयता मिलती है, तभी इसका नाम है वरीयता अंश। यानी कि यदि कंपनी डूब जाती है और कंपनी के पास डूबने पर या कंपनी को बेचने पर कुछ पैसे मिलते हैं तो जो वरीयता शेयर धारक थे उनको पहले क्या मिलेगा? उनका हिस्सा मिलेगा। उसके बाद जो इक्विटी शेयर धारक उनको पैसा मिलेगा। ये हो गया वरीयता अंश और इक्विटी शेयर के बारे में। चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है सरकारी बॉन्ड प्रतिफल यानी कि यील्ड, यानी कि जो बॉन्ड यील्ड होती है वो इनमें से किसके द्वारा प्रभावित होंगी? इन तीनों में से उसको हमें यहाँ पर देखना है। बॉन्ड क्या होता है? एक ऋण साधन है। कोई कंपनी है, उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। कंपनी ए है, उसको पैसे चाहिए तो वो क्या करेगी? बॉन्ड इशू करेगी। और बॉन्ड कौन खरीदेंगे? लोग खरीदेंगे, जनता खरीदेगी। और उस बॉन्ड जो खरीदेगी उसका पैसा किसके पास चला जाएगा? कंपनी के पास चला जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? ऋण ही है। अब कोई बैंक है, वो किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो बैंक को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड धारक थे वो भी कंपनी को क्या दे रहे थे? ऋण ही दे रहे थे एक टाइप से। तो इनको भी क्या मिलेगा? निश्चित ब्याज मिलेगा। और जो ये ब्याज होता है इसे ही बोलते हैं यील्ड। बॉन्ड एक ऋण साधन है जो निवेशकों को नियमित रूप से निर्धारित ब्याज भुगतान करते हैं। और ये ब्याज होता है, ये क्या होता है? यील्ड होता है। निर्धारित ब्याज भुगतान के रूप में आय प्रदान करता है। बॉन्ड की परिपक्वता तिथि पर निवेशकों को बॉन्ड का पूरा अंकित मूल्य चुकाया जाता है। यानी कि किसी कंपनी ने बॉन्ड जारी किया 100 रुपये का, 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया तो ये 100 रुपये में नहीं खरीदा जाएगा, ये कम मूल्य में खरीदा जाएगा। यानी कि इसको कोई व्यक्ति 80 रुपये में खरीदेगा। यानी कि 80 रुपये किसके पास चले गए? कंपनी के पास चले गए और इसके पास आ गया 100 रुपये का बॉन्ड। अब बॉन्ड की अवधि कितनी थी? 3 महीने की थी।
तो 3 महीने बाद इस व्यक्ति को क्या मिल जाएंगे, 100 रुपये मिल जाएंगे और बॉन्ड वापस कंपनी के पास चला जाएगा। यानी कि इसको कितना ब्याज मिला, 20 रुपये का ब्याज मिला। ये होता है बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से लिख रखा है, बॉन्ड होता है उसका मैच्योरिटी टाइम होता है। मैच्योरिटी टाइम होता है उस टाइम उस बॉन्ड का जो फेस वैल्यू होता है वो बॉन्ड धारक को मिल जाता है। यानी कि कोई कंपनी है, इसने बॉन्ड जारी किया, उसका फेस वैल्यू था 60,000 रुपये और जारी करते टाइम ये कितने में किया गया, 50,000 रुपये में। यानी कि मैच्योरिटी टाइम पर पैसा कितना मिलेगा, 60,000 रुपये। मैच्योरिटी टाइम कितना है, 3 साल एग्जाम्पल के रूप में। तो जब खरीदा तब था 50,000 रुपये का और 3 साल बाद जो बॉन्ड धारक है उसको मिल जाएंगे 60,000 रुपये। यानी कि 10,000 रुपये का क्या हुआ, बॉन्ड धारक को प्रॉफिट हुआ। तो ये 10,000 क्या है, ये है बॉन्ड यील्ड। यील्ड का मतलब था प्रतिफल। प्रतिफल किसे बोलते हैं, रिटर्न होता है, उसी प्रतिफल बोलते हैं कि आपको कितना लाभ हुआ, रिटर्न। तो उसे बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या है, एक प्रकार का ब्याज ही है। अब समझ गए होंगे बॉन्ड यील्ड के बारे में। अब एक चीज़ और समझिए आप कि यहाँ पर यदि बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो बॉन्ड की प्राइस है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर 50,000 की जगह प्राइस क्या हो जाएगी, 55,000 हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल मानिए, ठीक है। तो 55,000 होगी, लेकिन मैच्योरिटी टाइम पे पैसा कितना मिल रहा है, 60,000 रुपये ही मिल रहा है। यानी कि इसको लाभ कितना होगा, 5,000 का होगा, क्योंकि इसने खरीदा कितने में, 55,000 में। जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है तो जो रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। यानी कि बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है। यानी कि बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर बॉन्ड यील्ड कम होता है। और वही वापस बात, यदि बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है, यहाँ पर कोई 50,000 में भी बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई बंदा इसको 45,000 में खरीदता है, तो 45,000 में इसने खरीदा और इसको लाभ कितना होगा, और उसको मैच्योर टाइम पर कितने पैसे मिलेंगे, 60,000 रुपये। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 रुपये का। यानी कि बॉन्ड की कीमत घटने पर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। इसको आप गांठ बांधकर जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड कम होती है, जो अभी हमने देखा था। जैसे कि बंदे ने 55,000 में खरीदा था और उसको 60,000 रुपये कब मैच्योर टाइम पे मिलेंगे, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड कम होती है, और बॉन्ड की कीमत घटती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। यानी जैसे कि कीमत घटकर कितनी होगी, 45,000 रुपये होगी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, बॉन्ड यील्ड कितनी होगी, 15,000 होगी। ये बात यहाँ पर सिंपल शब्दों में लिखी गई है, जो अभी मैंने समझा था। अब आगे चलिए। अब बॉन्ड यील्ड पर प्रभाव किसका पड़ता है, अभी हमने देखा था कि डिमांड बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि कीमत बढ़ती है। वही बात, यदि डिमांड कम हो जाती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि कीमत घटती है। यानी कि पहले 50,000 था, अब 45 में बॉन्ड खरीदा जाएगा, यानी कि 15,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 5,000 का, क्योंकि कीमत बढ़ गई थी। प्रॉफिट है वही बॉन्ड यील्ड है, बस सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। तो ये तो हो गया पहला बॉन्ड यील्ड पर प्रभाव मांग का। दूसरा प्रभाव पड़ता है ब्याज दर का। अब ब्याज दर का प्रभाव कैसे पड़ता है, ब्याज दर से क्या होता है, मार्केट में पैसा रेगुलेट होता है। यानी कि यदि ब्याज दर क्या है, कम है, तो मार्केट में क्या है, पैसा ज़्यादा है, और मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। वही वापस सेम बात, अगर आपको डिमांड सप्लाई पता है फिर आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ब्याज दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है, यानी कि मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा कम। मार्केट में पैसा कम यानी कि बॉन्ड की मांग कम हो जाएगी। बॉन्ड की मांग कम हो जाएगी तो बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड की कीमत घट जाएगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, ब्याज दर घटती है। ब्याज दर घटेगी तो मार्केट में क्या आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड घट जाएगी। सिंपल शब्दों समझ आ रहा है आपको, नहीं समझ आ रहा है तो एक बार वापस वीडियो पीछे करके थोड़ा देखना, समझ आ जाएगा। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, यानी कि प्रॉफिट है बीच वाला वो बढ़ता है, तो ऋणदाता जिसने बॉन्ड खरीदा था वो ऋणदाता हुआ। बॉन्ड के अंदर ऋणदाता कौन हुआ, जो पैसे देने वाला। पैसे कौन दे रहा था कंपनी को, बॉन्ड धारक दे रहा था। तो यहाँ पर जो बॉन्ड धारक होता है या ऋणदाता होता है, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैच्योर टाइम पर उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और शेयर धारकों को नुकसान होता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, एक कंपनी है ए, इस कंपनी को पैसे देने वाले दो लोग हैं। एक तो हो गए बॉन्ड धारक, एक हो गए शेयर धारक। बॉन्ड धारकों ने क्या दिया है, इसको ऋण दिया है। शेयर धारकों ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो इनको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा किनको, बॉन्ड धारकों को। और शेयर धारकों को क्या मिलेगा, लाभांश। अभी हमने पहले डिस्कस किया था, शेयर धारकों को क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा। तो अब क्या हुआ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, यानी कि कंपनी ए को जो बॉन्ड धारक है या फिर ऋणदाता है उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, यानी कि इनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो कंपनी को इनको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो बॉन्ड धारकों को पैसे ज़्यादा देने पड़े तो कंपनी के पास क्या है, पैसे पीछे कम बचे, यानी कि कंपनी का लाभांश क्या होगा, कम होगा।
शेयरधारकों को क्या मिलता है? लाभांश। तो कंपनी के पास लाभांश ही कम है तो लाभांश वितरित होगा, तो शेयरधारकों के पास क्या है? पैसे कम आएंगे। यही बात यहाँ पर लिखी थी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो ऋणदाता को फायदा होता है और शेयरधारकों को नुकसान होता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे बहुत ही प्यारे ढंग से। यहाँ पर बात क्या की गई थी? ब्याज दर में परिवर्तन। तो ब्याज दर में परिवर्तन होने से क्या है? बॉन्ड यील्ड में या तो कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि बॉन्ड प्रतिफल है या फिर बॉन्ड यील्ड है, उसमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ प्रभाव आ रहा है, घट रही है बढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। प्रश्न में इतना ही पूछा गया था कि प्रभावित होगी, ये नहीं कहा था कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी या घटेगी। अब यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है आगे कि बॉन्ड यील्ड घटेगी या बढ़ेगी, तो आप अच्छे से समझ गए। यहाँ पर प्रश्न में इतना ही कहा गया था कि बॉन्ड यील्ड में क्या प्रभाव आता है। तो ब्याज दर में परिवर्तन होने से बॉन्ड यील्ड में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। घट रही है बढ़ रही है उसको आप भूल जाइए, परिवर्तन हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से ब्याज दर में परिवर्तन, इसलिए इससे बॉन्ड यील्ड भी प्रभावित होता है। तो प्रश्न पर चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, ये वाला पॉइंट सही हो जाता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई कैसे? रिजर्व बैंक ने क्या किया? रेपो रेट बढ़ा दिया। तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या हुआ? ब्याज दर क्या हो गया? अधिक हो गया। ब्याज दर अधिक होने से क्या होगा? बॉन्ड की कीमत है वो घट जाएगी और यील्ड बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट है उसको घटा दिया, यानी कि ब्याज क्या हो गए? सस्ते हो गए। ब्याज सस्ते हुए तो जो बॉन्ड है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। बॉन्ड की डिमांड बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत बढ़ गई और बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर बॉन्ड यील्ड घट गई। आगे यही लिखा हुआ है, अल्पावधि ब्याज दर में परिवर्तन से बॉन्ड यील्ड में परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ब्याज दर में परिवर्तन हो रहा है। तो ब्याज दर में परिवर्तन से बॉन्ड यील्ड में परिवर्तन होगा ही होगा। और प्रश्न में मुद्रास्फीति के बारे में पूछा गया था। अब क्या होगा? मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम किसका है? एमपीसी का है। एमपीसी क्या करेगी? पैसे को क्या करेगी? मार्केट में रेगुलेट करके, नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो यदि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, डिमांड बढ़ती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो मार्केट में पैसे को क्या करेगा? आरबीआई कम करेगा। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई कम करने के लिए क्या करेगा? ब्याज दर में परिवर्तन लाएगा, यानी कि ब्याज दर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ब्याज दर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा कम, मार्केट में पैसा कम तो मुद्रास्फीति कम। तो यहाँ क्या हो रहा है? ब्याज दर में परिवर्तन हो रहा है। तो ब्याज दर में परिवर्तन होने से सीधी सी बात क्या होगा? बॉन्ड यील्ड में भी परिवर्तन होगा। यहाँ पर यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देगा। ब्याज दर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा कम, मार्केट में पैसा कम तो बॉन्ड की जो डिमांड है वो कम, बॉन्ड की डिमांड कम तो बॉन्ड की कीमत कम, बॉन्ड की कीमत कम तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। दूसरा है कि मुद्रास्फीति घटती है तो आरबीआई ब्याज दर घटा देगा, जिसके कारण मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। मार्केट में पैसा ज़्यादा यानी कि डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो बॉन्ड की कीमत बढ़ गई, बॉन्ड की कीमत बढ़ गई तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुद्रास्फीति का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो क्या होता है? इसमें वास्तविक ब्याज दर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किस प्रकार से? फॉर एग्जाम्पल समझिए कि कोई बंदा है, उसने 100 रुपये क्या है बैंक के पास जमा करा रखे थे और उसको 5% का ब्याज मिला था, यानी कि कुछ समय बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे? 105 रुपये, 105 रुपये मिलेंगे। अब क्या यहाँ पर मुद्रास्फीति है वो 3% की हो गई है। अब मुद्रास्फीति 3% की होगी, यानी कि अब इसको जो 5% मिल रहा है उसका 3% तो इसने खा लिया, इन्फ्लेशन खा गई, यानी कि इसको एक्चुअल में कितना लाभ हुआ? 2% का ही हुआ, यानी कि वास्तविक ब्याज दर कितनी है इसकी? 2% ही है। इसे बोलते हैं वास्तविक ब्याज दर। तो यही सेम बात किस पर लागू होती है? बॉन्ड पर लागू होती है। यानी कि बॉन्ड जारी किया एक साल पहले बॉन्ड जारी किया, बोला कि 100 रुपये का बॉन्ड है, आप 90 रुपये में खरीद लीजिए, आपको 10 रुपये का क्या होगा? बॉन्ड यील्ड या प्रॉफिट है, जो भी ब्याज है। अब क्या है? मुद्रास्फीति बढ़ गई, एक साल बाद कितनी हो गई? 5% बढ़ गई। तो इसको प्रॉफिट तो 10 रुपये का हुआ है, लेकिन 5% तो कौन खा गया? 5 रुपये तो खा गई, मुद्रास्फीति खा गई, यानी इसको वास्तव में प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये का हुआ। तो बॉन्ड यील्ड में क्या आ गया? परिवर्तन आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो इस प्रकार से भी क्या है? मुद्रास्फीति बॉन्ड यील्ड में क्या कर देती है? चेंजेस ले आती हैं। आगे चलिए, पहला पॉइंट था यूएस फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। अब ये किस प्रकार से बॉन्ड यील्ड को परिवर्तित करती है? यूएस फेडरल रिजर्व की कार्रवाई है, उससे बॉन्ड यील्ड पर कैसे प्रभाव आएगा? सीधी सी बात है, वापस वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात। यूएसए में क्या है? जो फेडरल रिजर्व है वो क्या करता है? ब्याज दर बढ़ा देता है। तो यूएसए में ब्याज दर बढ़ने से क्या होगा? वहां पर क्या होगा? ब्याज देना बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा, यानी कि जो लोग बैंक के पास पैसे जमा करा रहे हैं उनको क्या मिलेगा? अधिक ब्याज मिलेगा, क्योंकि बैंक भी आगे से ब्याज अधिक वसूल रहा है। तो जो बैंकों को पैसे जमा कराने लोग हैं उनको भी क्या है? प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ये तो पहली बात होगी। और दूसरी बात क्या होगी कि इसमें कोई कंपनी है, उसको पैसे चाहिए, तो उसको कोई निवेशक है वो पैसे दे रहा है, तो वो भी क्या है? अधिक ब्याज पर पैसे देगा, यानी कि यहाँ पर भी यील्ड क्या है? बढ़ गई। तो भारत के अंदर जो भी बॉन्ड खरीदने वाले लोग थे यूएसए के, वो कहाँ चले जाएंगे? सीधे अपने देश चले जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो भारत से क्या पैसे लेके कहाँ चले गए?
यूएसए में चले गए तो इंडिया में क्या हो गए, मार्केट में पैसे कम हो गए। तो मार्केट में पैसे कम तो बॉन्ड की प्राइस कम, बॉन्ड की प्राइस कम तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, यानी कि बॉन्ड यील्ड में परिवर्तन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। यही सेम उल्टी बात लागू हो जाती है। यदि वहाँ पर क्या है, यूएसए में जो फेडरल रिजर्व है वो ब्याज दर घटा देता है, यानी कि वहाँ पर ब्याज सस्ते कर देता है, तो वहाँ पर जो निवेशक है या फिर जो ऋणदाता है उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो सीधे भाग कर कहाँ आएंगे, इंडिया आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो इंडिया के अंदर आएंगे तो इंडिया में क्या आ गया, पैसा आ गया। पैसा आया तो क्या है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, यानी कि बॉन्ड यील्ड कम हो गई, तो बॉन्ड यील्ड में परिवर्तन आया, बिल्कुल आया। यही चीज़ समझ, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ब्याज दर बढ़ाता है कौन, फेडरल रिजर्व, तो ऋणदाताओं का प्रतिबल बढ़ता है, बाहर से धन का बहिर्वाह होगा, बॉन्ड की मांग में कमी, बॉन्ड यील्ड में वृद्धि। ब्याज दर घटाता है, ऋणदाताओं का प्रतिबल कम होगा, भारत में धन का अंतर्वाह, बॉन्ड की मांग में वृद्धि, बॉन्ड यील्ड में कमी। यही बात लिखी थी, यानी कि तीनों से बॉन्ड यील्ड में परिवर्तन आएगा ही आएगा, उससे प्रभावित होगी। आंसर होता है डी। आज वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। डिस्कस तो वैसे मैंने 10 क्वेश्चन करने वाला था, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। ऐसा मत समझिए कि टुकड़ा में कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे, उनमें हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज के डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कम हुए ज़्यादा हुए उसको मत देखिए, क्वेश्चन इफेक्टिव हुए या नहीं हुए बस उसको देखिए आप। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।